हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में। बैंकिंग ओम्बुड्समैन पर इसमें आरबीआई ने जो है स्टार्ट किया था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन बहुत जरूरी चीज है, यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार बता दो, आवाज आ रही है तो? साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? बताइए एक बार। अगर साउंड वगैरह ओके होते एक बार बता दो, जिससे स्टार्ट करें इस क्लास को। ऑल ओके, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है। ये ओम्बुड्समैन ये इंडिया का वर्ड नहीं है, ये ओम्बुड्समैन यूरोप से आया। और यूरोप में किस तरह से आया? यूरोप में इसको शुरू किया था स्कैंडिनेविया में। स्कैंडिनेविया पे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि यूरोप के देशों में कभी सबसे ज्यादा जंगली रहे ये लोग, आज सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। यानी हिस्ट्री से उन्होंने सीखा, अब वो वहां से बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो ये जो ओम्बुड्समैन वाली चीज आई, ओम्बुड्समैन बैंकिंग में तो बहुत बाद में आया। ओम्बुड्समैन सबसे पहले किस में आया? पॉलिटी में आया, यानी पॉलिटिक्स में आया। तो सबसे पहले ओम्बुड्समैन कहां पे आया? वो पॉलिटिक्स में आया, यानी राजनीति के अंदर आया। ओम्बुड्समैन का वैसे जो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। ओम्बुड्समैन मींस व्हाट? ये होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो जब कभी स्वीडन में या डेनमार्क या फिनलैंड में या नॉर्वे में राजा कभी अगर बाहर जाता था, यानी उसको बाहर जाना पड़ता था इन्वेड करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो वो क्या करता था कि वो अपने पीछे से किसी एक जने को अपना ये रिप्रेजेंटेटिव बना के जाता था। तो उसको बुला करते थे वो लोग अपनी लैंग्वेज में क्या? ओम्बुड्समैन। तो ओम्बुड्समैन का यहां जो मीनिंग है, यानी उन्होंने जो मीनिंग रखा ओम्बुड्समैन का, वो तो सीधा सीधा क्या है? ये है रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि। ये इन्होंने बनाया, ठीक है। तो जब भी राजा कहीं बाहर जाता करता था, तो अपनी तरफ से अपने भाई को या अपने बेटे को या किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के जाता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस थी, ऐसा हमेशा चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर 1809 में पहली बार स्वीडन ने वहां की पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया। तो 1809 में वहां की पार्लियामेंट ने, यानी स्वीडन की जो पार्लियामेंट थी, उसने एक लॉ पास किया। और लॉ पास करके ये ओम्बुड्समैन नाम का एक परमानेंट वहां पर उन्होंने आदमी बिठा दिया। तो एक परमानेंट पोस्ट क्रिएट की गई जिसका नाम क्या था? ओम्बुड्समैन। अब ये स्वीडन में पहली बार बनी एक परमानेंट पोस्ट। तो उसके पहले ये परमानेंट नहीं है, कैसी है? टेम्परेरी है। तो लड़ाई करने जब राजा बाहर गया तो अपने किसी आदमी को बैठा गया, लेकिन जैसे ही वापस आ गया बेचारा वो बाहर हो गया। तो अब जो ओम्बुड्समैन था वो केवल टेम्परेरी काम करता था बिफोर 1809, बट आफ्टर 1809 इट हैज बिकम अ परमानेंट पोस्ट। तो ये पहली बार एक परमानेंट पोस्ट बनी, ठीक है। अब इसका जो पर्पस था यहां पे स्वीडन में इसको बनाने का, वो क्या था? वो था सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन्स राइट्स। तो वहां के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम इसका हुआ करता था। यानी पार्लियामेंट ने जो भी राइट्स वहां के लोगों को, सिटीजन्स को दे रखे हैं, उनके राइट्स का सेफगार्ड कौन है, उनके राइट्स का प्रोटेक्टर कौन है? ये ओम्बुड्समैन हुआ करता था। तो ये स्वीडन में चल रहा था। और फाइनली इसको एक काम और मिला, वो मिला करप्शन चेक करने का। तो सिटीजन्स कोई भी अपनी शिकायत इसके पास पहुंचाते थे, ये उसकी जांच करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था, और फिर जो भी कल्प्रिट था उसको ये सजा दिलाने का काम करता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि स्वीडन में करप्शन लगातार कम होता गया। करप्शन कम हुआ क्योंकि पीपल जितने भी थे, वहां के लोग जो थे,
उनके ग्रीवेंसेस या उनकी शिकायतों का रिड्रेसल होना शुरू हुआ, शिकायतों का निपटारा होना शुरू हुआ और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वहां पे बनी। उसकी वजह से करप्शन कम हो गया, लोगों के जीवन खुशहाल हो गया और स्वीडन हर तरह से आगे है, हम जानते हैं इस बात को। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमारे यहां भी इस तरह कोई पोस्ट क्रिएट करने की बात होना शुरू हुई। सबसे पहले 1960 में इस समय ओम्बुड्समैन जैसा एक और इंडिया में कोई पोस्ट हो, इस तरह की बात आने लगी। तो उस समय वहां पर एक बड़े वकील थे जिनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, LM सिंघवी। तो LM सिंघवी ने इंडिया के लिए एक वर्ड क्रिएट किया जिसका नाम था लोकपाल। यानी ये जो टर्म है ना ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन जो टर्म है वो तो स्वीडिश टर्म है या यूरोपियन टर्म है, इसके लिए जो इंडियन टर्म है वो क्या है, वो है लोकपाल। तो 1960 के आसपास ये लोकपाल नाम का वर्ड आना शुरू हुआ। और इस टर्म को देने वाले कौन है? टर्म को देने वाले ये वकील हैं LM सिंघवी, यानी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने क्या दिया, ये लोकपाल नाम का टर्म दिया। बाद में सेंटर में लोकपाल और स्टेट्स में लोकायुक्त। तो लोकपाल तो हो गया सेंटर में और स्टेट में क्या नाम आया इसका, ये लोकायुक्त आया। तो इसका काम क्या है, सेंटर में लोकपाल का करप्शन चेक करने का, करप्शन के इन्वेस्टिगेशंस पे जो है वो सुनवाई करने का, अपील सुनने का, वो सारा काम करेगा। वही काम स्टेट्स में कौन करेगा, लोकायुक्त करेगा। अब ये दे तो दिए, 1964 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनी, उसने भी इसकी सिफारिश की लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने लोकपाल और लोकायुक्त को बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पार्लियामेंट में वो लॉज ही पास नहीं हुए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे। अब लोकपाल किस तरह का होगा, उसके दायरे में कौन कौन लोग आएंगे, कानून किस तरह से बनेगा, शिकायतों का निपटारा किस तरह से होगा, इसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं हो पाई। फिर इसके बाद अचानक 2013 में एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। रेवोल्यूशन को शुरू किया एक आदमी ने जिसका नाम था अन्ना हजारे। नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये अन्ना हजारे नाम का एक शख्स खड़ा होता है। उस समय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, 2013 की बात थी और पूरे भारत में एक मूवमेंट खड़ा हुआ। इस मूवमेंट को जो लीड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, यानी PAC। तो 2013 में अन्ना हजारे मूवमेंट खड़ा हुआ जिसमें कुछ नए लीडर्स बाहर आए, जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ओमपुरी भी उसमें शामिल थे, अनुपम खेर भी कुछ दिन घूमने फिरने के लिए गए थे वहां, ये मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, बहुत सारे नाम इसमें आए जो अन्ना हजारे के उस मूवमेंट में खड़े हुए थे। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोकपाल एक्ट इस वजह से ला भी दिया। तो ये लोकपाल एक्ट आ गया कब, 2013 में। एक फॉर्मेलिटी हो गई, लोकपाल बना दिया, लेकिन लोकपाल का आज भी कोई काम नहीं है प्रैक्टिकली हम बात करें तो। ठीक है, तो लोकपाल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है तो सही, वो कंप्लेंट्स भी उसके पास जाती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से बिना दांत का शेर यहां पर बिठा रखा है जो कोई काम नहीं करता, जो किसी भी तरह का कोई भी करप्शन चेक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इससे डर भी किसी को नहीं है। लेकिन बैंकिंग में ये काम अच्छे से हुआ। तो पॉलिटिक्स में तो हुआ तो सही, यानी एक्ट भी बना, लोकपाल भी बना, लोकायुक्त भी बना, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उसको पावर नहीं दी क्योंकि कोई भी अपने आप को चेक नहीं करवाना चाहता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इस दायरे में लाना है, सारी मिनिस्टर्स को इस दायरे में लाना है, तो अगर मिनिस्टर्स के करप्शन चेक होने लगे तो फिर तो पूरा भारत ही करप्ट है। सबसे ज्यादा करप्ट कौन है? जजेस, पुलिस, पॉलिटिशियंस, वही सबसे ज्यादा करप्ट है। तो इसलिए वहां पर निकलेगा कुछ नहीं फाइनली। तो इसीलिए क्या किया इसमें कि ये तो पॉलिटिक्स में टूथलेस टाइगर बना के छोड़ रखा है, लेकिन बैंकिंग में फिर उसको लाया गया। बैंकिंग में इस 2013 के एक्ट से पहले ही ओम्बुड्समैन को लाया जा चुका था। तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सबसे पहले RBI ने इनिशिएटिव लिया। RBI का वो जो एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें सेक्शन है 35। तो सेक्शन 35 में ये लॉ है कि RBI अपने हिसाब से इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप कर सकता है। तो यहां पर अगली हम बात करें
तो ये क्यों करना पड़ा, यानी आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, सेक्शन वगैरह अभी उस पर आऊंगा मैं। करने के पीछे रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं उन कंप्लेंट्स का होता क्या है, यानी कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी बैंक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, वो उसके साथ समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। वो बैंक में पैसे जमा कराने गया, सुबह से शाम हो गई, पैसे जमा नहीं हुए, या फिर उसने पैसे जमा किए, जो रिसीविंग थी वो बैंक ने दे दी लेकिन उसके अकाउंट में पैसा शो नहीं हो रहा, ये एक समस्या हो सकती है। या वो एटीएम में पैसा लेने गया, वो खट 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 की आवाज आई, पर्ची बाहर आई लेकिन पैसा बाहर नहीं आया, अकाउंट से पैसा कट गया। या आपने एक बार पैसा जो है निकालना चाहा लेकिन अकाउंट से 2 बार कट गया। तो समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। 2 महीने हो गए, चेकबुक के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, चेकबुक ही नहीं आ रही। तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बैंकिंग प्रोसेस में आती हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ अकाउंट होल्डर। कल को आप जब बैंक में चले जाएंगे तब तो नहीं आएगी, अभी आएगी वो जो आएगी। तो अब मान लीजिए ये कोई बुजुर्ग है, ठीक है, एक सीनियर सिटीजन है, इन्होंका अकाउंट है इस बैंक में, लेकिन बैंक ने उस अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काट दिए। अब ये बार बार बैंक के पास कॉल कर रहे हैं, वहां पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक सुनवाई नहीं कर रहा। तो बैंक के ऊपर ऐसा कौन हो जो इसका रिड्रेसल करे, इसके शिकायतों का निपटारा करे। और अगर ये बात आप भी जानते हो, बैंक मींस ट्रस्ट, तो अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की शिकायतों का निपटारा नहीं होगा, ग्रीवांसेस का रिड्रेसल नहीं होगा, तो क्या होगा, वही फाइनली बैंक पर ट्रस्ट खत्म होगा, बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट खत्म होगा, और उसकी वजह से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें जो हम बात करते हैं वो सब अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही रीजन था कि आरबीआई ने अब ओम्बुड्समैन के बारे में बात करना शुरू किया। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन आया, तो आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो कब आया था, 1949 में, जिसको हम कई बार आरबीआई एक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। तो इसी के सेक्शन 35 के तहत, ठीक है, तो इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है इसका 35। तो इसी के सेक्शन 35 में बनाया बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको खड़ा किया। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन कब आया, ये सेक्शन 35 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके तहत आया था। और इस कौन से ईयर में लाया गया इसको, इसका ईयर था 2005। तो आरबीआई वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एस्टेब्लिश्ड बैंकिंग ओम्बुड्समैन और एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओम्बुड्समैन। तो इस तरह से ये पहला था जिसने कि ओम्बुड्समैन को लाया। ठीक है, अब ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन आया, बाद में फिर इस एक्ट में तो क्या किया, बाद में ये जो एक्ट है इसमें और अमेंडमेंट किए गए। तो इसी एक्ट में अमेंडमेंट और किए गए, और वो किया गया 2017 में। तो 2005 देन 2017, तो ये 2 रेगुलेशन जो है वो इसमें आए, यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है सिस्टम, इसमें 2005 में 2017 में इसको तैयार किया गया। ठीक है, अब ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन काम कैसे करते हैं, आपकी शिकायतें इनके पास किस तरह से पहुंचती हैं, अब अगला हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट आप कब करोगे, आपने ये देखा कि आपने, जैसे मैंने अभी जो बात करी कि आपके सामने इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार जा रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है या एटीएम से पैसा कट चुका है, लेकिन बैंक उस पर सुनवाई नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको बैंक में कॉल करना है। ठीक है, बैंक में कॉल कर सकते हो आप, या फिर बैंक का जो वेबसाइट है उस पर जाकर के अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हो। उस वेबसाइट के अंदर ये कंप्लेंट्स का एक सेक्शन होता है, वहां आप कर सकते हो, या फिर आप तीसरा लेटर लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर पता हो तो अगर आप किसी भी कोई लेटर लिखते हो और उस लेटर की रजिस्ट्री करवाते हो, यानी पोस्ट ऑफिस में जाकर के अगर उस लेटर की रजिस्ट्री करवाते हो, तो वो जो रजिस्ट्री जो होती है ना वो लीगल होता है।
यानी कि आप कल को शिकायत कर सकते हो इस बात की, जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है 17 तारीख, तो आपने क्या किया, जैसे कि आपने 17 तारीख को एक शिकायत करी, ठीक है, 17 तारीख को आपने रजिस्ट्री करवाई पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक के लिए कि मेरी ये शिकायत है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब वो ये मान के चलेंगे कि 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, 3 दिन के अंदर मैक्सिमम पहुंच जाएगा, तो यानी 20 तारीख से वो 30 दिन का टाइम लगाएंगे। तो 20 तारीख से 30 दिन का टाइम लगेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर अब आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, और बैंक आपको पलट के जो है वो रिप्लाई देगा कि मेरे पास आपकी शिकायत पहुंच चुकी है और मैं इसको रिजॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या हुआ कि आपने ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, नंबर 1। नंबर 2, आप रजिस्ट्री करवा सकते हो, और नंबर 3, आप पर्सनली बैंक के पास जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हो और बदले में उससे रिसीविंग ले सकते हो। तो एक सादे कागज पे ऐसा होता है, कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ यानी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो वो मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, यानी आपकी ओर से कोई एडवोकेट बैंक के पास कोई कंप्लेंट नहीं भेज सकता, आपकी ओर से आप ही भेज सकते हो। एडवोकेट को या वकील को ये राइट या अथॉरिटी नहीं दी गई है। ये इसमें आप लोग याद रखना कि अथॉरिटी जो है वो केवल किसको है, वो कंप्लेंट करने वाले को है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो कंप्लेंट सादे कागज पे हो सकती है। कंप्लेंट को करने के लिए कोई भी कॉस्ट या कोई भी फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी फीस के आप सादे कागज पे अपनी एप्लीकेशन लिख करके वहां दे सकते हो, और 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को जवाब देना पड़ेगा कि उसने आपके जो कंप्लेंट है उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या होगा, अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपने जो कंप्लेंट की है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि आरबीआई या वो ओम्बुड्समैन या वो बैंक जो है वो आपकी शिकायतों को रिजेक्ट भी कर सकता है। वो कौन कौन से ग्राउंड है, देखिए, अगर आपने उसको सही तरीके से अपनी बात रिप्रेजेंट नहीं की है, कंडीशन ये भी हो सकती है। अब आपको शिकायत तो करनी है किसी और जगह पर, आपने कहीं और शिकायत कर दी तो भी वो रिजेक्ट हो सकती है। आपने पहली बार जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो आप रिपोर्ट दे रहे हो और उसके बाद अगली बार जब उसका रिप्लाई चाह रहे हो तो दोनों में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह का हो रहा हो, या फिर ऑथराइज्ड कंप्लेंट लिस्ट जो है आप उससे बाहर जाकर काम करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन से आप पहले जाके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर भी हो सकती है। ठीक है, रेफर टू अदर डिपार्टमेंट और रेगुलेटरीज, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप शिकायत तो कर रहे हो केनरा बैंक को, लेकिन इसको एसबीआई को भी रेफर किया जाए, तो भी इस बात पर शिकायत जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। पेंडिंग विदाउट डिसाइडेड बाय अनदर फोरम, अगर आपने क्या किया कि आपने केनरा बैंक या एसबीआई में जाने की जगह पर पहले आप कोर्ट के पास चले गए, अब कोर्ट ने कह दिया कि मेरे यहां पर ये पेंडिंग फाइल है, तो फिर ये आप इसकी शिकायत यहां नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि आपकी शिकायत रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इसीलिए क्या करना है कि ये सारे काम नहीं करने हैं, पहले पहले आपको सीधे बैंक के पास जाना है, बैंक के पास अपनी शिकायत दर्ज करनी है। ठीक है, तो बैंक के पास जब आपने अपनी शिकायत दर्ज करी तो उसमें सीधा सा मतलब तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो बैंक के पास कंप्लेंट गई, यानी पहली शिकायत किसके पास गई, बैंक के पास गई। अब इस बैंक को टाइम मिला कितना, 30 दिन का टू रिड्रेसल, यानी उस शिकायत को दूर करने का उसको 30 दिन का टाइम मिला। तो 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको रिसीविंग दे रहा है और अश्योर कर रहा है कि मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन अगर 1 साल तक भी नहीं करे, टाइम थोड़ा ज्यादा लंबा दे रखा है, देखो कि 30 दिन के अंदर तो उसको सुनवाई करनी है और उसके बाद वो 1 साल तक का टाइम और लगा सकता है, तो ही उसके बाद अगली अपील ओम्बुड्समैन के पास होती है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि जो शिकायत आपने की है वो शिकायत केवल कहां तक है, वो शिकायत अभी केवल बैंक के पास तक है, बैंक के ऊपर आप अपील अभी नहीं कर रहे, अभी केवल आप बैंक के पास अपील कर रहे हो। तो बैंक के पास सादे कागज में बिना किसी एडवोकेट के आपने शिकायत करी, बैंक ने रिसीविंग दी, 30 दिन के अंदर आपके पास रिसीविंग मिली, और दूसरा उसने 1 साल का टाइम लगाया आपकी समस्या को दूर करने में। अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो फिर आप अगली अपील कहां कर सकते हो, वो ओम्बुड्समैन के पास कर सकते हो। तो अब अगला जो नंबर है वो किसका आएगा, वो ओम्बुड्समैन का आएगा। ठीक है, तो अगला जो काम है वो किसका है,
वो ओम्बुड्समैन का होगा। ओम्बुड्समैन का काम यहां पर क्या होगा और ओम्बुड्समैन कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो ओम्बुड्समैन कौन कौन हो सकता है और ओम्बुड्समैन की जो स्कीम है इसमें कौन कौन से बैंक्स को कवर किया जाता है, ठीक। तो कौन कौन से बैंक्स हैं जिनकी शिकायतों पर ओम्बुड्समैन काम करते हैं। तो इसमें से एक तो सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, तो ऑल द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये सभी बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में शामिल हैं। दूसरा, सभी आरआरबी इसमें शामिल हैं। और तीसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से हैं, ये केवल एक तो प्राइमरी वाला है और दूसरा सेंट्रल वाला है, ठीक है। प्राइमरी कौन सा होता है, जो गांव में होता है, सेंट्रल होता है जो जिले में होता है। केवल ये दो ही इसमें शामिल हैं। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में कौन कौन से बैंक शामिल हैं, यानी किन किन बैंक्स की आगे अपील ओम्बुड्समैन के पास आ सकती है। एक तो कौन सा है, एक तो है सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसमें शामिल नहीं है। तो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, सभी इसमें शामिल हैं। सभी आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक इसमें शामिल है। और सभी कोऑपरेटिव बैंक यानी प्राइवेट और सेंट्रल, ये दोनों इसमें शामिल हैं। तो इनकी शिकायतें फिर अपील कहां पहुंचती है, फिर इनकी अपील पहुंचेगी किसके, ओम्बुड्समैन के पास, ठीक है। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। कॉस्ट और फी मैं बता चुका हूं कि अब ओम्बुड्समैन के पास जो अपील जाएगी उसकी कोई कॉस्ट या फी अब भी नहीं लगती। यानी ना तो आपको कॉस्ट या फी वहां देनी है बैंक में शिकायत करते टाइम, और ना ही जब अपील होगी तो वहां पर कॉस्ट या फी लगेगी। अब ये कॉस्ट ऑफ फ्री जो है ये यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास आफ्टर 1 ईयर ही शिकायत पहुंच सकती है। यानी जिस दिन आपने पहली बार शिकायत करी थी उस दिन से लेकर के और 1 साल के अंदर अंदर भी अगर आपका रिजॉल्व नहीं होता है तो ही आप 1 साल बाद बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 15 सितंबर 2020 को आपने शिकायत की थी, मान लीजिए, तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा इसको रिड्रेसल करने का, 15 सितंबर 2021, ठीक है। तो बैंक के पास आपने कब शिकायत करी थी, 15 सितंबर 2020 को। तो 15 सितंबर 2021 तक बैंक को आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो ग्रीवांसेस थी, उसको दूर करना होगा। अगर वो दूर नहीं करता है और अपना डिसीजन वो दे देता है और आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप आगे अपील करना चाहते हो ऊपर वाले अधिकारी को, तो वो कौन है, वो ओम्बुड्समैन है। तो फिर जिस दिन ये फाइनली आंसर या फाइनल इन्होंने दिया था, इस दिन, इससे फिर मैक्स 30 दिन के अंदर अंदर आपको आगे अपील करने का राइट मिलेगा, ठीक है। तो जिस दिन वो शिकायत आपके पास रिड्रेस होकर के आई, उसका जवाब आया, उस जवाब से मैक्सिमम 30 दिन के अंदर ही आप अपील कर सकते हो आगे ओम्बुड्समैन के पास। ये ओम्बुड्समैन कौन होता है, ये ओम्बुड्समैन कोई भी अधिकारी हो सकता है जिसको कि आरबीआई अपॉइंट करेगा। तो ओम्बुड्समैन कौन है, ओम्बुड्समैन है कोई अधिकारी, ठीक है। ये ओम्बुड्समैन एक आरबीआई का ऑफिसर है, ठीक है। ये है अपॉइंटेड बाय आरबीआई। इसको अपॉइंट भी कौन करेंगे, इनको अपॉइंट करेगा आरबीआई, ठीक है। दूसरा, इनका टर्म जो होगा वो भी डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो कितने साल तक रहने वाले हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी आरबीआई डिसाइड करेगा। अभी टोटल ओम्बुड्समैन इंडिया में कितने हैं, फिलहाल 22 ओम्बुड्समैन है इंडिया में। तो अभी कितने ओम्बुड्समैन है टोटल, 22। देयर आर 22 ओम्बुड्समैन इन इंडिया, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो 22 ओम्बुड्समैन हैं वो कहां पर हैं, ये सारे के सारे सभी रीजनल सेंटर्स पर हैं।
इसमें मैक्सिमम जो ओम्बुड्समैन है वो है दिल्ली में, जिनका नंबर है 3। तो अकेले दिल्ली में 3 ओम्बुड्समैन बैठते हैं। तो हमने जो बात करी वो क्या कि सबसे पहले आपने बैंक के पास शिकायत करी, बैंक ने आपकी शिकायत की सुनवाई कर दी, लेकिन आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको शिकायत का सुनवाई हो गई। इसके बाद जिस दिन आपका शिकायत का उन्होंने आपको आंसर दिया फाइनल, उससे को आपको आगे बात करनी है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे 30 दिन का फिर आपको टाइम मिलेगा। यानी जिस दिन आपके पास वो लेटर आया कि आपका शिकायत रिजॉल्व हो गई बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर आप ओम्बुड्समैन के पास शिकायत कर सकते हो। ओम्बुड्समैन का जो शिकायत है, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हो, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में ये जो आरबीआई का ओम्बुड्समैन है वो बैठता है। राजस्थान के रहने वाले हो तो जयपुर में बैठता है। गुजरात के रहने वाले हो अहमदाबाद में बैठता है। एमपी के रहने वाले हो तो जबलपुर में बैठता है। तो ऐसे सबके अपने अपने ओम्बुड्समैन जो हैं, उनका सबका जुरिसडिक्शन फिक्स है। टोटल कितने हैं? टोटल है 22 ओम्बुड्समैन। अब अपने ओम्बुड्समैन के पास अपनी अपील पहुंचाई। ओम्बुड्समैन के पास यहां पर 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो क्या है कि वो मीडिएशन कर सकता है। तो ओम्बुड्समैन क्या कर सकता है कि वो बैंक के और आपके बीच में सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मीडिएशन। यानी जो बैंक है, क्योंकि बैंक को आपको, अगर वो बैंक गलत है तो बैंक हैज टू पे कंपनसेशन टू यू, तो बैंक को आपको पैसा देना उसकी मजबूरी हो जाएगी। और ओम्बुड्समैन भी शायद नहीं चाहता होगा कि बैंक का नुकसान हो। तो ओम्बुड्समैन पहले तो मीडिएशन करेगा, यानी बिचौलिया बनेगा, और आपके दोनों को जो समस्या है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी दोनों में से कोई पार्टी अगर नहीं मानती है, तो सिचुएशन में आपके पक्ष में भी आ सकता है फैसला, या बैंक के पक्ष में भी आ सकता है, वो किसी का हो सकता है। लेकिन यहां जो कंपनसेशन मिलता है वो कंपनसेशन होता है मैक्सिमम 20 लाख रुपए। यानी अगर आप सही पाए जाते हो, बैंक ने वास्तव में आपको परेशान किया, आपके संग गलत किया है, तो बैंक को आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कंपनसेशन की लिमिट, ये मैक्सिमम है। इससे कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी चीज एक और है इसमें, अगर मेंटल हैरेसमेंट वाली कंडीशन आती है, यानी आप अगर ये साबित कर पाते हो कि बैंक ने आपको मेंटली हरेस किया है, आपने को 50 चक्कर लगा दिए, आपकी चप्पलें घिस गई, लेकिन आपका रिड्रेसल नहीं हुआ, आपकी शिकायत पूरी नहीं हुई, तो मेंटल हैरेसमेंट के लिए आपको 1 लाख रुपए और बैंक को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपनसेशन तो कितना है? आपने जो आपके साथ गलत हुआ उसका 20 लाख रुपए, और दूसरा मेंटल हैरेसमेंट का 1 लाख रुपए और है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कंपनसेशन भी मिलता है। तो ऐसे तो फायदे का सौदा है, यानी अगर आपके संग गलत होता है तो फिर आप वसूल कर सकते हो किसी भी बैंक से अपना वो पैसा, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगली बात करें तो अपीलेट अथॉरिटी कौन कौन है। तो आप सबसे पहले अपनी शिकायत ले किसके पास गए? बैंक के पास गए। अगर बैंक ने आपकी शिकायत नहीं सुनी या उसका प्रॉपर एड्रेसल नहीं हुआ, तो अगला आप किसके पास गए? आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास गए। ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन कहां पर बैठते हैं? ये बैठते हैं रीजनल सेंटर्स पर, ठीक है। तो दूसरा आप किसके पास गए? बैंकिंग ओम्बुड्समैन एट रीजनल सेंटर्स। अगर आप इनके फैसले से भी खुश नहीं हो, यानी आपको लगता है कि इन्होंने जो फैसला दिया वो भी गलत दिया, तो सिचुएशन में फिर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। तो बैंक से यहां तक पहुंचने में 30 दिन का टाइम है, और यहां से आगे जाने में भी 30 दिन का टाइम है। अब ये तीसरा जो होगा, ये भी है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन ही, लेकिन ये कहां है? ये है मुंबई में, जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन के लिए, जैसे आप जानते हो कि 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, तो एक डेप्यूटी गवर्नर को तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बना रखा है, और एक डेप्यूटी गवर्नर जो है वो किस में है? वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है। यानी ये जो रीजनल सेंटर्स पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, इनके खिलाफ जो अपील होती है वो कहां होती है? वो मुंबई के इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहां पर होती है। तो यहां पर कोई डेप्यूटी गवर्नर फिर आपकी सुनवाई करेगा,
ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। तो सबसे पहले बैंक सुनवाई करेगा, बैंक के बाद में अगर वो नहीं करता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो रीजनल सेंटर्स पे वो करेगा, और वो भी नहीं करता है तो फिर आप मुंबई में अपनी शिकायत पहुंचाओगे, जो डेप्यूटी गवर्नर होंगे वो उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, और आप इसके बाद भी खुश नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ये भी आपको पूरी अथॉरिटी यहां पर मिलती है। तो पहले आप ओम्बुड्समैन में जाओगे और वहां भी सेटिस्फाई नहीं हो तो जा सकते हो कहां, ये सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी खत्म हुआ। अब मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ आ रहा हूं। तो वैसे हमारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अमन ने जो पूछा है कि अगर बैंक 1 साल में ही रिजॉल्व कर दे प्रॉब्लम और सोल्यूशन से आप अनसेटिस्फाइड हो, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टाइम उसके पास एक साल का है। यानी कि हमने अभी जो बात करी कि सबसे पहले आप इस जगह पर हो, यानी आपने बैंक के पास अपनी शिकायत करी, तो बैंक के पास जो शिकायत हुई उस शिकायत में बैंक ने रिड्रेसल तो किया पर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो बैंक के पास मैक्सिमम टाइम है 1 साल का। अगर वो रिजॉल्व नहीं करता है तो 1 साल बाद आप इस सेकंड स्टेज पे आ सकते हो। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, बैंक अगर 2 महीने के अंदर ही शिकायत की सुनवाई कर देता है तो उस सिचुएशन, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, यानी टाइम तो मैक्सिमम उसके पास 1 साल का है, लेकिन उसने 60 दिन के अंदर आपकी शिकायत जो है वो पूरी कर दी, दूर कर दी, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो भी आप जिस दिन आपके पास लेटर आता है उससे मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर अपील कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसके जवाब के खिलाफ भी फिर डेप्यूटी गवर्नर के पास मुंबई में अपील हो सकती है। तो वो रास्ते हमेशा आपके पास खुले रहते हैं। देखिए, बेसल 2 और बेसल 3, अमन ने पूछा है कि बेसल, देवर्गे ने पूछा है कि बेसल 2 और बेसल 3 कब लागू इंडिया में। बेसल 2 जो था वो इंडिया में 2006 में आया था, और बेसल 3 2009 में आया था। ये बहुत जल्दी जल्दी आ गए दोनों। तो बेसल 2 है 2006 में और बेसल 3 है 2009 में। अमन ने पूछा है कि मेरा बैंक से अमाउंट डिडक्ट हुआ है लेकिन बैंक ने अनसेटिस्फाइड रिस्पॉन्स दिया है, तो क्या मैं कंप्लेंट कर सकता हूं। आप सबसे पहले बैंक के पास ही शिकायत करोगे, तो आज जहां से अमाउंट डिडक्ट हुआ है पहले बैंक के पास जाके अपनी बात वहां बताओगे। मैंने बैंक में ट्रांजैक्शन बंद कर दिए 2 साल से। देखो, बैंक में अगर आपने ट्रांजैक्शन बंद कर दिए तो आपका जो अकाउंट है फिलहाल वो डोरमेंट अकाउंट है। डोरमेंट अकाउंट का मतलब है इनएक्टिव हो चुका है, तो अकाउंट से पैसा अपने आप ही कटेगा। तो इनएक्टिव अकाउंट होगा यानी आप उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर डोरमेंट अकाउंट होता है ना, इनएक्टिव अकाउंट यानी, तो आपको पैसा डिपॉजिट करने का उसमें राइट नहीं होता, लेकिन जो पैसा है वो कटता रहता। ठीक है, तो पैसा अगर होगा, मान लो उसमें पैसा है वो कट रहा है लेकिन इंटरेस्ट भी आ रहा है उस पर, वो दोनों ही बातें होती है, लेकिन पैसे को विड्रॉ करने का या पैसे को डिपॉजिट करने का राइट उसमें से नहीं होता। तो आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट है इस टाइम। ठीक है, फिर तो ये हमारा सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा बैंकिंग का जो टॉपिक्स हैं वो हमने बहुत सारे कवर किए हैं, और भी कुछ टॉपिक्स जो आपके बचे हुए हैं वो भी कवर होंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे कल के सेशन में। गुड नाइट, बाय।